नमस्ते दोस्तों। स्लीप स्टोरी हिंदी ऑडियो में आपका स्वागत है। आशा है आपकी रात शांत और सुकून भरी हो। आज की कहानी है सावित्री की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी ने उसे वह नहीं दिया जो उसने सोचा था, पर उसने अपनी मंजिल खुद बनाई। इस कहानी को आप अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं, जैसा आपको आरामदेह लगे। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए कहानी की दुनिया में उतरते हैं। बहुत साल पहले, जब गांव में अब भी पुरानी रीतियां चलती थी और लड़कियों की किस्मत उनकी अपनी नहीं बल्कि समाज की मर्जी से तय होती थी, एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली थी और आम के पेड़ों की छांव थी, एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक लड़की थी, सावित्री। उसकी उम्र 17 साल की थी। उसकी आंखों में सपने थे, पढ़ने का शौक था और दिल में एक अलग ही दुनिया बसती थी। सावित्री के पिता का नाम रामदीन था। वे एक साधारण किसान थे, ईमानदार और मेहनती, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया था। कई साल पहले उनकी फसल बर्बाद हो गई थी और तब से वे कर्ज में डूबे हुए थे। घर में 3 बेटियां थीं। सावित्री सबसे बड़ी थी, फिर कमला और सबसे छोटी गीता। रामदीन को रात भर नींद नहीं आती थी। एक एक करके 3 बेटियों की शादी करनी थी और जेब में पैसे नहीं थे। गांव में एक जिमींदार रहता था, मुंशी तोताराम। उनकी उम्र 50 के पार थी। उनकी पहली पत्नी गुजर चुकी थी और घर में 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा सावित्री से भी बड़ा था। मुंशी तोताराम के पास जमीन थी, रुपए थे और समाज में इज्जत थी, पर उनके दिल में एक खालीपन था जिसे वे दूसरी शादी से भरना चाहते थे। एक दिन मुंशी तोताराम रामदीन के घर आए। रामदीन घबरा गए। जमींदार का घर में आना कोई अच्छी बात नहीं होती थी, पर तोताराम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामदीन भाई, मैं तुम्हारी बेटी सावित्री से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी उम्र ज्यादा है, पर मैं तुम्हारा सारा कर्ज उतार दूंगा। तुम्हारी बाकी बेटियों की शादी में भी मैं मदद करूंगा। रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सावित्री को देखा। वे कोने में खड़ी थी, चुपचाप, पर उसकी आंखों में सवाल थे। रामदीन ने कहा, मुंशी जी, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। उस रात घर में सन्नाटा था। रामदीन की पत्नी जानकी रो रही थी। उसने कहा, यह कैसा फैसला है? सावित्री हमारी बेटी है, कोई सौदा नहीं। वे तोताराम के बेटे से भी छोटी है। रामदीन ने सिर पकड़ लिया। वे जानते थे कि यह गलत है, पर वे ये भी जानते थे कि अगर इन्होंने इनकार किया तो तीनों बेटियों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। कर्जदार को कोई रिश्ता नहीं देता था। सावित्री चुपचाप सुन रही थी। उसने अपने पिता की आंखों में देखा। वहां बेबसी थी, दर्द था। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर यही एक रास्ता है तो मैं मान जाऊंगी। जानकी ने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी, पर सावित्री ने आंसू नहीं बहाए। उसने अपने आंसुओं को अंदर ही दबा लिया, वही जहां उसके सपने दफन हो रहे थे। 1 महीने बाद शादी हो गई। बारात सादा थी, पर दहेज अच्छा था, क्योंकि मुंशी तोताराम ने खुद सब इंतजाम किया था। सावित्री लाल जोड़े में थी, माथे पर बिंदिया थी, पर चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। जब वह डोली में बैठी तो उसने आखिरी बार अपने घर को देखा। वह आंगन जहां वह खेलती थी, वो पेड़ जिसके नीचे वह किताबें पढ़ती थी, वो चौखट जहां उसकी माँ खड़ी होकर उसे पुकारती थी, सब कुछ पीछे छूट रहा था।
जब वह मुंशी तोताराम के घर पहुंची तो घर बड़ा था, पक्का था और अंदर नौकर चाकर थे, पर घर में गर्म जोशी नहीं थी। तोताराम के तीनों बेटे उसे देख रहे थे अजीब नजरों से। सबसे बड़ा बेटा मोहन तो उससे 3 साल बड़ा था, उसकी आंखों में नफरत थी। दूसरा बेटा विमल चुप था। तीसरा छोटा अभी 12 साल का था, पर वह भी सवित्री से दूर ही रहता था। पहली रात जब सवित्री अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो तोताराम आए। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं जानता हूं कि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई, पर मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। पर उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी, वे सिर्फ एक औपचारिकता पूरी कर रहे थे। सावित्री ने धीरे से कहा, मैं अपने फर्ज निभाऊंगी। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इस घर में अपनी जगह बनाएगी, चाहे जैसे भी हो। पर दिन गुजरते गए और हालात आसान नहीं हुए। मोहन, बड़ा बेटा, सावित्री को अपनी माँ का दुश्मन मानता था। वह कहता था कि सावित्री उसकी माँ की जगह लेना चाहती है। हर बात पर वह उसे नीचा दिखाता था। खाने की मेज पर उसने एक दिन कहा, यह खाना बेस्वाद है, हमारी माँ ऐसा खाना नहीं बनाती थी। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अगली बार खाना और अच्छा बनाने की कोशिश की। पर मोहन की नफरत कम नहीं हुई। वह चाहता था कि सावित्री टूट जाए, रो पड़े, इस घर को छोड़ दे। पर सावित्री नहीं टूटी, वो चुपचाप अपना काम करती रही। तोताराम शायद ही कभी घर पर रहते थे। वे अपने खेतों में अपने कामों में व्यस्त रहते थे। शाम को आते, खाना खाते और सो जाते। उन्हें सावित्री से कोई लगाव नहीं था, बस एक जिम्मेदारी की तरह निभा रहे थे। सावित्री के लिए ये घर एक सुनहरा पिंजरा था। सब कुछ था, पर आजादी नहीं थी, प्यार नहीं था। महीने बीतते गए। सावित्री ने खुद को घर के कामों में व्यस्त रखा। वो सुबह जल्दी उठती, पूजा करती, खाना बनाती, घर साफ करती। शाम को वो छत पर बैठकर आसमान को देखती, तारों को गिनती और सोचती कि क्या उसकी जिंदगी बस इतनी ही है? क्या उसके सपने, उसकी इच्छाएं, उसका वजूद, सब कुछ इस घर की 4 दीवारी में ही खत्म हो जाएगा? एक दिन उसे घर के एक कोने में कुछ पुरानी किताबें मिली। शायद तोताराम की पहली पत्नी की थी। सावित्री ने उन्हें उठाया, धूल झाड़ी, एक किताब खोली। वो एक कविताओं की किताब थी। उसने एक कविता पढ़ी, जीवन एक नदी है, बहती रहती है, रुकना उसका स्वभाव नहीं, चाहे पत्थर आए, चाहे मोड़ आए, पर नदी बहती रहती है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे ये कविता उसी के लिए लिखी गई हो। उसने किताब को अपने पास रख लिया। रोज रात को जब सब सो जाते तो वो चुपचाप किताब पढ़ती, कभी कविताएं, कभी कहानियां। इन किताबों में उसे अपनी खोई हुई दुनिया मिल गई। एक दिन छोटा बेटा रमेश घर के बाहर खेल रहा था। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और गिर पड़ा। उसके घुटने में चोट लग गई और खून बहने लगा। वो रोने लगा। सावित्री वहां से गुजर रही थी। उसने तुरंत रमेश को उठाया, घर के अंदर लाई, घाव को साफ किया, पट्टी बांधी। उसने रमेश को पुचकारा, उसे चुप कराया और उसे एक कहानी सुनाई। रमेश ने पहली बार सावित्री को गौर से देखा। उसकी आंखों में ममता थी, हाथों में कोमलता थी। उसे लगा कि शायद सावित्री इतनी बुरी नहीं है जितना उसके बड़े भाई कहते थे। उस दिन के बाद रमेश सावित्री से बात करने लगा। वो उसके पास आता, कहानियां सुनता, खेल खेलता। धीरे धीरे विमल ने भी देखा कि सावित्री कितनी मेहनत से घर संभालती है। वो कभी शिकायत नहीं करती, कभी गुस्सा नहीं होती,
एक दिन विमल को बुखार हो गया। सावित्री ने रात भर उसकी सेवा की, माथे पर पट्टी रखी, दवाई दी, पानी पिलाया। सुबह जब विमल की तबीयत ठीक हुई तो उसने सावित्री को देखा। वो थकी हुई थी पर उसके चेहरे पर संतोष था। विमल ने धीरे से कहा, शुक्रिया। सावित्री मुस्कुराई। ये पहली बार था जब किसी ने उसे शुक्रिया कहा था इस घर में। पर मोहन अब भी अड़ा हुआ था। उसे सावित्री से नफरत थी और वे चाहता था कि सावित्री इस घर से चली जाए। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने ये क्या किया? इतनी छोटी लड़की से शादी कर ली, लोग क्या कहेंगे? तोताराम ने कहा, मोहन, मैंने जो किया मेरी मर्जी से किया, तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं। पर मोहन नहीं माना। उसने सावित्री को और भी परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसकी छोटी छोटी गलतियों को बड़ा बनाता, उसे हर बात पर ताना मारता। सावित्री ने तय किया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। एक दिन जब मोहन ने फिर से उसे ताना मारा तो सावित्री ने कहा, मोहन भैया, मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते। ये मेरी गलती नहीं है। मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की, पर मैं यहाँ हूँ और मैं अपने फर्ज निभाऊंगी। आप मुझसे नफरत कर सकते हैं पर मैं आपको इज्जत दूंगी क्योंकि आप इस घर के बड़े बेटे हैं। मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार सावित्री ने अपनी आवाज उठाई थी और वो इतनी शालीनता से कि मोहन को गुस्सा नहीं आया बल्कि थोड़ी शर्म आ गई। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रमेश और विमल अब सावित्री को अपनी मां नहीं पर एक बड़ी बहन की तरह देखने लगे। वे उससे बातें करते, उसकी मदद करते। मोहन अब भी दूर था पर उसकी नफरत कम हो गई थी। एक साल बीत गया। सावित्री ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ बदल रहा है। पहले वह सिर्फ अपने फर्ज निभा रही थी, पर अब उसे लगने लगा कि यह घर उसका भी है। उसने घर के आंगन में फूल लगाए, उसने रसोई को नए तरीके से सजाया, उसने छोटे छोटे बदलाव किए और धीरे धीरे घर में एक नई जिंदगी आने लगी। पर तोताराम से उसका रिश्ता अब भी खाली था। वे उससे बात नहीं करते थे, सिवाय जरूरी चीजों के। वे एक ही घर में रहते थे पर उनके बीच एक दीवार थी, अनदेखी पर मजबूत। एक दिन तोताराम बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार था और शरीर में दर्द। डॉक्टर आए, दवाई दी, पर तोताराम की हालत नहीं सुधरी। सावित्री ने उनकी सेवा शुरू कर दी, दिन रात, बिना थके, बिना रुके। उसने खाना बनाया, दवाई दी, माथे पर पट्टी रखी। तीनों बेटे भी वहां थे, पर सावित्री की मेहनत सबसे ज्यादा थी। एक रात जब सावित्री तोताराम के पास बैठी थी तो तोताराम ने आंखें खोली। उन्होंने सावित्री को देखा। उनकी आंखों में शायद पहली बार कुछ नरमी थी। उन्होंने धीरे से कहा, सावित्री, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी जरूरत के लिए तुमसे शादी की, तुम्हारी खुशी के बारे में नहीं सोचा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप ठीक हो जाएं, बस इतना काफी है। तोताराम कुछ दिनों में ठीक हो गए और उस दिन के बाद उनका रवैया बदल गया। अब वे सावित्री से बात करते, उसकी राय पूछते, उसे इज्जत देते। सावित्री को लगा कि शायद यह रिश्ता कभी प्यार का नहीं बनेगा, पर कम से कम सम्मान का तो बन ही गया है। समय बीतता गया। सावित्री अब इस घर की धुरी बन चुकी थी। वह सबको संभालती थी, सबका ख्याल रखती थी। रमेश और विमल उसे अपना मानने लगे थे। मोहन भी अब उससे बात करने लगा था, भले ही दिल से नहीं, पर कम से कम वह उसे तंग तो नहीं करता था। एक दिन सावित्री के पिता रामदीन उसे मिलने आए।
जब सावित्री ने उन्हें देखा तो उसका दिल भर आया। वे बूढ़े हो गए थे, उनकी कमर झुक गई थी। सावित्री ने उन्हें गले लगाया। रामदीन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम खुश तो हो ना? सावित्री मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबूजी, मैं ठीक हूं। पर उसकी मुस्कान में दर्द छुपा था। रामदीन समझ गए, पर कुछ कह नहीं सके। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। जब रामदीन जाने लगे तो सावित्री ने उन्हें दरवाजे तक छोड़ा। उन्होंने कहा, बेटी, अगर कभी तकलीफ हो तो बता देना। सावित्री ने कहा, बाबूजी, मैं मजबूत हूं, आप चिंता मत कीजिए। रामदीन चले गए। सावित्री दरवाजे पर खड़ी रही बहुत देर तक। उसे याद आया वे दिन जब वह इस घर आई थी, डरी हुई, अकेली, टूटी हुई, और आज वो मजबूत थी। उसने अपनी जगह बना ली थी, अपनी शर्तों पर नहीं, पर अपनी मेहनत से। एक और साल बीता। तोताराम के घर में एक और बदलाव आया। मोहन की शादी हो गई। उसकी पत्नी कमला घर में आई। सावित्री ने उसका स्वागत किया, उसे घर के तौर तरीके सिखाए, उसे परिवार का हिस्सा बनाया। कमला को लगा कि सावित्री एक सास नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह है। पर कमला धीरे धीरे ये भी समझने लगी कि सावित्री की जिंदगी कितनी अकेली है। वो इस घर में रहती है पर उसका कोई अपना नहीं है। ना पति से प्यार है, ना बच्चे हैं जो उसे अपना कहें। वो बस एक परछाई की तरह है जो सबकी सेवा करती है पर खुद की नहीं है। एक दिन कमला ने सावित्री से पूछा, भाभी, आप कभी दुखी नहीं होती? आपकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं है? सावित्री मुस्कुराई। उसने कहा, ख्वाहिशें तो बहुत हैं कमला, पर जिंदगी ने वो नहीं दिया जो मैंने चाहा था। तो मैंने सीखा कि जो है उसमें खुशी ढूंढो। कमला को समझ नहीं आया कि रोए या मुस्कुराए। उसने सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा, आप बहुत मजबूत हैं। सावित्री ने कहा, नहीं कमला, मैं मजबूत नहीं हूं, मैंने बस जीना सीख लिया है। समय बीतता रहा। विमल और रमेश की भी शादियां हो गई। घर में बहुएं आई, फिर बच्चे हुए। घर की रौनक बढ़ गई। सावित्री अब दादी बन गई थी। भले ही वे किसी की मां नहीं थी, बच्चे उसे बड़ी दादी कहते थे। वे उसके पास आते, कहानियां सुनते, खेलते। सावित्री को इन बच्चों में प्यार मिला जो उसे कभी नहीं मिला था। जब वो उन्हें गोद में लेती तो उसका दिल भर आता। उसे लगता कि शायद ये उसकी किस्मत थी, अपने बच्चे नहीं पर दूसरों के बच्चों से प्यार पाना। तोताराम अब बूढ़े हो गए थे। उनकी सेहत कमजोर हो गई थी। वे ज्यादातर घर पर ही रहते थे। सावित्री उनका ख्याल रखती थी। एक दिन तोताराम ने सावित्री को बुलाया। उन्होंने कहा, सावित्री, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। तुम्हें वो जिंदगी नहीं मिली जो तुम्हें मिलनी चाहिए थी, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। तुमने इस घर को संभाला, इन बच्चों को प्यार दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। सावित्री ने कुछ नहीं कहा। उसने बस तोताराम की तरफ देखा। उनकी आंखों में पछतावा था, पर अब कुछ नहीं बदल सकता था। जो हो गया वह हो गया। सावित्री ने सिर्फ इतना कहा, आप ठीक रहें, बस इतना काफी है। कुछ महीनों बाद तोताराम की तबीयत और खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। घर में सब परेशान थे। तीनों बेटे अपने पिता के पास बैठे रहते थे, पर सावित्री ही थी जो दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। एक रात जब सब सो गए थे, तोताराम ने सावित्री को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज कमजोर थी, सांसें धीमी थी। उन्होंने कहा, सावित्री,
मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है, पर जाने से पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आप ऐसा मत कहिए, ये मेरी किस्मत थी और हर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जिया, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तोताराम ने उसका हाथ पकड़ा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बहुत अच्छी हो सावित्री, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। सावित्री ने कुछ नहीं कहा, बस उनका हाथ पकड़े रही जब तक उनकी सांसें धीरे धीरे रुक नहीं गई। तोताराम की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। 13 दिन का सोग हुआ। रिश्तेदार आए गए, सावित्री ने सब कुछ संभाला। खाने का इंतजाम, मेहमानों की देखभाल, रस्में, वे एक चट्टान की तरह खड़ी रही, जबकि बाकी सब टूट गए थे। जब सब कुछ शांत हो गया तो एक दिन मोहन ने पारिवारिक बैठक बुलाई। उसने कहा, अब पिताजी नहीं रहे, हमें घर को बांटना होगा, हर भाई अपना अपना हिस्सा ले लेगा। सब चुप थे। फिर विमल ने पूछा, और भाभी का क्या, उनका हिस्सा क्या होगा? मोहन ने कहा, भाभी यहीं रहेंगी, हम उनका ख्याल रखेंगे। पर सावित्री ने धीरे से कहा, नहीं। सब उसकी तरफ देखने लगे। सावित्री ने कहा, मैं अब बोझ नहीं बनना चाहती, मुझे अपना हिस्सा दे दीजिए। मैं अपने लिए एक छोटा सा घर बना लूंगी और अकेली रहूंगी। मोहन ने कहा, भाभी ये आप क्या कह रही हैं, आप हमारी जिम्मेदारी हैं। सावित्री मुस्कुराई। उसने कहा, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती, मैं अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी ली। अब जो वक्त बचा है मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। कमला ने कहा, भाभी हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। सावित्री ने कहा, मैं अकेली नहीं रहूंगी, मैं अपने साथ रहूंगी और ये सबसे अच्छी संगत है। आखिरकार भाइयों ने मान लिया। उन्होंने सावित्री को उसका हिस्सा दिया। सावित्री ने गांव के बाहर खेतों के पास एक छोटा सा घर बनवाया। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक रसोई, बस इतना ही काफी था। जब सावित्री अपने नए घर में गई तो पहली बार उसे लगा कि ये जगह सचमुच उसकी अपनी है। यहाँ कोई उसे नीची नजर से नहीं देखता, कोई उसे ताना नहीं मारता, कोई उसे बोझ नहीं समझता। वो आजाद थी। उसने अपने घर को सजाया, दीवारों पर तस्वीर लगाई, आंगन में फूल लगाए, रसोई में अपने पसंद का सामान रखा। हर चीज उसके मर्जी से थी, उसके हिसाब से थी। सावित्री ने अपना एक रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठती, आंगन में बैठकर चाय पीती, फूलों को देखती। दोपहर में खाना बनाती, आराम करती। शाम को गांव की औरतों से मिलती, उनसे बातें करती। रात को किताबें पढ़ा करती, वही पुरानी किताबें जो उसने तोताराम के घर से अपने साथ ले आई थी। धीरे धीरे गांव की औरतें सावित्री के पास आने लगी। वे उससे सलाह मांगती, अपने दुख बांटती। सावित्री सबकी सुनती, समझती और अपने अनुभव से उन्हें राह दिखाती। उसे लगा कि शायद यही उसकी असली पुकार थी, लोगों की मदद करना। कुछ महीनों बाद एक लड़की उसके पास आई। उसका नाम मीना था। वो रो रही थी। उसने सावित्री को बताया कि उसके माँ बाप उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते हैं, जिसकी पहली पत्नी गुजर चुकी है और जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं। मीना नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, पर उसके माँ बाप गरीब थे और उस आदमी ने अच्छा दहेज देने की पेशकश की थी। सावित्री ने मीना को देखा। उसे अपना ही अक्स नजर आया। वही डर, वही बेबसी, वही टूटते हुए सपने। उसने मीना का हाथ पकड़ा और कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात करूंगी। अगले दिन सावित्री मीना के घर गई।
उसने मीना के पिता से बात की। उन्होंने कहा, सावित्री बहन, हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, यह आदमी अच्छा दहेज दे रहा है। सावित्री ने कहा, और मीना की खुशी का क्या? क्या तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो? मीना के पिता ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, हमारे पास कोई चारा नहीं है। सावित्री ने कहा, है, मैं मीना की शादी की जिम्मेदारी लेती हूँ। उससे एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे, उसकी उम्र का, उसके लायक, और मैं शादी का खर्चा उठाऊंगी। मीना के पिता हैरान रह गए। उन्होंने कहा, पर आप ये क्यों करोगी? सावित्री ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मीना वो जिंदगी जिए जो मैंने जी है। मैं नहीं चाहती कि एक और लड़की अपने सपनों को मार दे। और सावित्री ने वही किया जो उसने कहा था। उसने मीना के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा, शादी का इंतजाम किया और मीना को एक नई जिंदगी दी। जब मीना की शादी हुई तो उसने सावित्री के पैर छुए और कहा, आप मेरी माँ से भी बड़ी हैं, आपने मुझे बचाया है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि उसकी जिंदगी में पहली बार उसे एक मकसद मिल गया है। उसके बाद सावित्री ने और भी लड़कियों की मदद की। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसे सावित्री दीदी कहने लगे। वे अब सिर्फ तोताराम की विधवा नहीं थी, वो अपनी पहचान बना चुकी थी। साल बीतते गए। सावित्री बूढ़ी होने लगी। उसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, पर उसकी आंखों में अब भी चमक थी और दिल में एक सुकून था। एक दिन रमेश उसके पास आया। उसने कहा, बड़ी माँ, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? हमारे साथ चलिए। सावित्री मुस्कुराई। उसने कहा, रमेश बेटा, मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरी किताबें हैं, मेरे फूल हैं, मेरे ख्याल हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास मैं खुद हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सा हिस्सा दूसरों को दिया है। अब ये वक्त अपने लिए है। रमेश ने उसका हाथ पकड़ा। उसने कहा, आप बहुत मजबूत हैं। सावित्री ने कहा, नहीं बेटा, मैं मजबूत नहीं हूं, मैंने बस जीना सीख लिया है और यही सबसे बड़ी ताकत है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था, सावित्री अपने आंगन में बैठी थी। उसके हाथ में एक किताब थी, पर वह पढ़ नहीं रही थी, वो बस आसमान को देख रही थी। उसे याद आया वो दिन जब वो पहली बार तोताराम के घर गई थी, डरी हुई, टूटी हुई, अकेली। और आज वो अकेली तो थी, पर टूटी नहीं, मजबूत थी, संतुष्ट थी, पूरी थी। उसने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है। हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, पर अगर हम सीख जाएं कि जो मिला है उसे अपनी राह कैसे बनाएं, तो जिंदगी खूबसूरत हो जाती है। हर दर्द के पीछे एक सबक छुपा है, हर मुश्किल के पीछे एक ताकत छुपी है। सावित्री ने अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, आज मैं 60 साल की हो गई हूँ। मेरी जिंदगी वो नहीं थी जो मैंने सोची थी, पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैंने सीखा कि असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। मैंने सीखा कि खुशी किसी और में नहीं, अपने में है। मैंने सीखा कि जिंदगी को बदला नहीं जा सकता, पर जिंदगी को जीने का तरीका बदला जा सकता है, और यही सबसे बड़ी आजादी है। उसने डायरी बंद की और मुस्कुराई। हवा में फूलों की खुशबू थी, पक्षी चहक रहे थे, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, अपने साथ दिन को ले जा रहा था। पर सावित्री जानती थी कि कल फिर से सूरज निकलेगा, नया दिन आएगा, नई उम्मीद आएंगी। उस रात जब तारे निकल आए, सावित्री अपने बिस्तर पर लेटी और आंखें बंद की। उसे नींद आने लगी, धीरे धीरे, सुकून से। उसके होंठों पर मुस्कान थी। वो मुस्कान किसी और के लिए नहीं, अपने लिए थी, क्योंकि आज उसने अपने दिल से कहा था, मैं खुश हूं, और ये सबसे बड़ी जीत है।
समय बीतता रहा, सावित्री की उम्र बढ़ती रही, पर उसकी जिंदगी में सुकून बना रहा। वो गांव की औरतों की मददगार बन गई, लड़कियों की रहनुमा बन गई। उसकी कहानी गांव में मशहूर हो गई। एक औरत की जो जिंदगी की मार से नहीं टूटी बल्कि और मजबूत हो गई। एक दिन एक जवान लड़की उसके पास आई। उसने पूछा, दीदी, आपने इतना दुख सहा, फिर आप इतनी शांत कैसे हैं? सावित्री ने उस लड़की को देखा। उसे अपना ही चेहरा नजर आया, कई साल पहले का। उसने कहा, बेटी, दुख तो सबकी जिंदगी में आता है, पर दुख को अपने ऊपर हावी होने देना या नहीं, ये हमारे हाथ में है। मैंने दुख को अपना गुरु बनाया, अपना दुश्मन नहीं। हर दर्द ने मुझे कुछ सिखाया और आज मैं वो हूं जो मैं हूं, उन्हीं दर्दों की वजह से। लड़की ने कहा, पर क्या आपको कभी नहीं लगता कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है? सावित्री मुस्कुराई। उसने कहा, पहले लगता था, पर फिर मैंने समझा कि इंसाफ नाइंसाफी की सोच में उलझकर हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। असली बात ये नहीं है कि जिंदगी ने हमें क्यों क्या दिया, असली बात ये है कि हमने उससे क्या बनाया। लड़की चली गई, पर सावित्री के शब्द उसके दिल में गूंजते रहे। सावित्री अब 80 के पार थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर दिमाग तेज था और दिल शांत था। एक रात उसे लगा कि वो उसका वक्त पूरा हो रहा है। उसने कोई डर नहीं महसूस किया। उसने अपनी डायरी निकाली और आखिरी बार लिखा, मेरी प्यारी जिंदगी, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे गिराया, फिर उठना सिखाया। तुमने मुझे तोड़ा, फिर जुड़ना सिखाया। तुमने मुझसे सब कुछ छीना, फिर अपने अंदर सब कुछ पाना सिखाया। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अब मैं जा रही हूँ, शांति से, संतोष से। मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने जिया, पूरी तरह से जिया, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी। उसने डायरी बंद की और लेट गई। खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी, नरम और कोमल। सावित्री ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगा जैसे वह उड़ रही है, हल्की, आजाद। उसने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और फिर धीरे से शांति से हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन जब गांव वालों को पता चला तो सब शोक में डूब गए, पर किसी ने नहीं रोया, क्योंकि सब जानते थे कि सावित्री अब शांति में है। उसकी अंतिम यात्रा में पूरा गांव शामिल हुआ, औरतें, लड़कियां, बच्चे, सब। क्योंकि सावित्री सिर्फ एक औरत नहीं थी, वे एक मिसाल थी। उसके घर के आंगन में जो फूल उसने लगाए थे वे अब भी खिल रहे थे। उसकी किताबें अब भी वहां थी, और उसकी डायरी जिसमें उसकी जिंदगी की कहानी लिखी थी। गांव वालों ने तय किया कि वे इस घर को एक पुस्तकालय में बना देंगे, जहां लड़कियां आ सकें, पढ़ सकें, सीख सकें, और ये जगह सावित्री सदन कहलाएगी। आज भी उस गांव में जब कोई लड़की परेशान होती है, टूटती है, तो लोग कहते हैं, सावित्री दादी को याद करो, उन्होंने भी वही सब सहा पर हार नहीं मानी। और इस तरह सावित्री की कहानी, उसका संघर्ष, उसकी ताकत सब पीढ़ियां तक पहुंचती रही। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे जी जाती हैं। और कुछ लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते, वे हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, उनकी यादों में, उनकी सीखों में। ये थी आज की कहानी, सावित्री की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ। और अगर मेरी आवाज़ आपको सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स और आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुकून भरी कहानियाँ आप तक पहुँचाएं। अब बस
आंखें बंद कर लीजिए, वीडियो को चलने दीजिए। बैकग्राउंड में ये शांत सा म्यूजिक आपको ले जाएगा एक शांत सी दुनिया में। अपनी सांसों को महसूस कीजिए धीरे धीरे। शुभ रात्रि, मीठे सपने और अपना ख्याल रखिए।